क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक छुपा हुआ मल्टीबैगर है या फिर एक डेंजरस वैल्यू ट्रैप? स्टील सेक्टर में बूम की बात हो रही है, तेजी की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रही है और इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। आखिर इस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से क्या बेनिफिट होने वाली है। साथ में ही हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे इस कंपनी का और टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे और टेक्नो फंडा एनालिसिस करके हम ये डिसाइड करेंगे वेदर दिस कंपनी इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड और क्या यह सही टाइम है, क्या इस प्राइस पे आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी और वैल्यू ट्रैप। इस कंपनी का अगर बिजनेस ओवरव्यू करें, इंडिया की ये लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है, 53 इयर्स ओल्ड कंपनी है और ये कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है ये क्रूड स्टील मैन्युफैक्चर करती है और साथ में ही फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी महारत्ना कंपनी है। महारत्ना कंपनी की बात जब आप करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया हैं। जो कंपनी सीपीएससी मीन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मीन्स गवर्नमेंट कंपनी है जहां पे गवर्नमेंट की स्टेक मोर देन 51% होता है, उस वो कंपनी ही महारत्ना कंपनी बन सकता है। साथ में ही और कुछ फंडामेंटल्स, कुछ परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है। अगर वो कंपनी उसको फुलफिल करता है उसके बाद ही उस कंपनी को महारत्ना कंपनी का स्टेटस इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है। और वो क्राइटेरिया है जो किसी भी कंपनी का टर्नओवर, अगर उसको महारत्ना कंपनी का स्टेटस चाहिए तो टर्नओवर लास्ट 3 इयर्स में ऑन एन एवरेज मोर देन 25,000 करोड़ का होना चाहिए। साथ में नेटवर्थ लास्ट 3 इयर्स का मोर देन 15,000 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। और लास्ट में जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है प्रॉफिटेबिलिटी का। अगर लास्ट 3 इयर्स में कोई सीपीएससी कंपनी अगर उसका प्रॉफिट मोर देन 5,000 करोड़ है तो वो महारत्ना कंपनी स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप ये बिल्कुल ही सोच लो कि उस कंपनी का टर्नओवर मोर देन 25,000 करोड़ है, नेटवर्थ मोर देन 15,000 करोड़ है और साथ में ही उसका प्रॉफिट ऑन एन एवरेज लास्ट 3 इयर्स का मोर देन 5,000 करोड़ है। ये कंपनी जो क्रूड स्टील प्रोड्यूस कर रहा है वो लास्ट ईयर 17 मिलियन टन्स का क्रूड का इसका प्रोडक्शन है और साथ में जो फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स है वो मोर देन 19 मिलियन टन्स है। इतना ही नहीं, इस कंपनी का टारगेट है बाय द ईयर एंड 2030 जो क्रूड स्टील प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग जो अभी 17 मिलियन टन्स है उसको बढ़ा के 35 मिलियन टन्स करने का और साथ में जो फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स है उसका भी जो 19 मिलियन टन्स है आज के दिन में उसको बढ़ा के 33 मिलियन टन्स करने का। मीन्स यहाँ से ऑलमोस्ट डबल्स। नो डाउट इसके लिए इन्वेस्टमेंट का भी रिक्वायरमेंट होगा और जो इनका टारगेट है 35 मिलियन टन्स क्रूड स्टील प्रोड्यूस करने का, उसके लिए इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कंपनी 1,10,000 करोड़ रुपए का करने वाला है। 5 प्लांट है इस कंपनी का, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो एंड बर्नपुर में। और जो की प्रोडक्ट्स है इसका वो आपको हॉट एंड कोल्ड रोल्ड शीट्स, प्लेट्स, पाइप्स, लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स,
इतना ही नहीं, ये कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दे रहा है और इसके लिए इसने अपने प्लांट में हाइड्रोजन इंजेक्शन प्रोडक्ट एट बोकारो स्टील प्लांट पे इसने ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है। इससे कार्बन एमिशन कम होगा जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल, ये कंपनी आखिर फाइनेंशियल में इसका क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन फाइनेंशियल जानने से इस कंपनी से पहले आप ये चीज को जरूर ध्यान दें, जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो मेन बिजनेस है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, और स्टील कहीं ना कहीं कमोडिटी से रिलेटेड है। और आप जानते हैं कमोडिटी काफी ही वोलेटाइल होता है, और जब कमोडिटी का प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो नो डाउट स्टॉक प्राइस के ऊपर में भी आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। या तो ग्लोबल स्टील प्राइस में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपको यहाँ पे भी स्टॉक प्राइस पे आपको उसका इफेक्ट आते हुए दिखेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी भी इस सेक्टर में काफ़ी ही चेंज होता रहता है, क्योंकि चाइना अगर डंपिंग किया या फिर ग्लोबल अगर स्टील प्राइसेस अगर कम ज़्यादा हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट भी अपना पॉलिसी फ्रिक्वेंटली चेंज करता रहता है। उसके हिसाब से आपको इसके इस सेक्टर पे और इस स्टॉक पे आपको प्राइस फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता होगा। अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस करें तो 2023 में जहां पे 1,04,448 करोड़ का इसने टर्नओवर किया था, वो बढ़ के 2025 में थोड़ा सा कम हुआ, 1,02,479 करोड़ रुपया आपको 25 में आपको देखने को मिलेगा। साथ में 24 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। और एबिटा की बात करें जो जो 2023 में 8,038 करोड़ रुपया था, वो 25 में बढ़ के 10,690 करोड़ रुपया हुआ। नेट प्रॉफिट की बात करें वो 2023 में 2,177 करोड़ रुपए से बढ़ के 2,372 करोड़ रुपया हुआ। ये तीनों ही फाइनेंशियल इंडिकेटर को आपको देखने के बाद ये एहसास होता होगा, जो तीनों ही सेल्स, एबिटा और नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट है। कोई इसमें आपको ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसका रीजन है जो ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी आपने देखा है, उसके हिसाब से आपको इस कंपनी में ना तो ज्यादा टर्नओवर ही इसने अचीव कर पाया और ना ही ज्यादा प्रॉफिट ही आपको दिखा पाया। साथ में अगर हम इसका अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखें तो कंपनी का ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है, वो जहां पे 23 में 5.27 था, वो 25 में 5.74 हुआ। और साथ में अगर आप डिविडेंड कमाना चाहते हैं तो ये स्टॉक भी आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा। लास्ट 3 साल में अगर आप देखे होंगे तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 28% ऑन एन एवरेज डिविडेंड पे आउट कर रहा है अपने अर्निंग का। साथ में अगर हम इसका फाइनेंशियल में डेप्थ एनालिसिस करें तो डेप्थ टू मार्केट कैप कंपनी का 0.49 है। मींस अगर आज के दिन में अगर ये डेप्थ टू मार्केट कैप आपको ये इंडिकेट कर रहा है, जो अगर आज के दिन में कंपनी अगर लिक्विडेशन फेज में जाए तो ये पूरा डेप्ट क्लियर करने के बाद में भी आपका 50% जो इसका मार्केट कैप है वो इन्वेस्टर के लिए रहेगा। इक्विटी इन्वेस्टर क्या होगा वो। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें, नो डाउट स्लाइटली थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये 1.3 इंडिकेट कर रहा है, जो 1 होना चाहिए, और ये आपको 1.3 दिखा रहा है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है जो कंपनी ने डेब्ट, अभी भी कंपनी के पास में हाई डेब्ट है, लेकिन कंपनी इसके ऊपर काम कर रहा है डेब्ट रिड्यूस करने का, जो लास्ट 2 और 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी ने डेब्ट काफी ही रिड्यूस किया है। इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो नो डाउट वो भी आपको स्लाइटली लो है, जो 3.82x है। इसका मतलब है जो कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, जो इसका एबिटा है, वो उसका इंटरेस्ट का 3.82x है। मीन्स ये आपको रेशियो देखने के बाद इतना आप जरूर ही कंफर्म हो सकते हो जो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है।
पी रेशियो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग की बात करें, तो कंपनी का अभी 23 चल रहा है, जो कि सेक्टर का, जो पूरे सेक्टर का अगर आप मीडियन निकालोगे, जो ऑलमोस्ट 12 से 13 कंपनी का जो मीडियन है वो सेक्टर का 21 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है जो थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन जो है पी के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है शेयर। लेकिन आप इस स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले अगर पी की बात करते हो तो आप सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को आप केवल पी रेशियो से ही जज नहीं कर सकते। काफी सारी चीजें हैं फाइनेंशियल में जिसे आपको देखना होगा। और साथ में एक स्टील सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये स्टॉक आपको सस्ता दिखेगा जब ये अपने पीक साइकिल पे होता है, और जब और ये आपको महंगा दिखेगा जब ये अपने लो साइकिल पे होता है। जब ये प्राइस इसको आपका लो दिखेगा आपको लगेगा ये स्टॉक महंगा है, और जब ये प्राइस हाई पे जाता है तो आपको वहां पे दिखेगा जो ये आपको सस्ता दिखेगा। आज के दिन में अगर 3-4 कंपनी जो स्टील सेक्टर में है, चाहे आप जिंदाल स्टील की बात करें, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43 के आसपास है। वहीं पे अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, वो अभी आज के दिन में प्राइस टू अर्निंग रेशियो 38 पे ट्रेड कर रहा है। अगर टाटा स्टील की बात करें तो 27 के पीई पे वो आज के दिन में ट्रेड कर रहा है। और ये जो फोर्थ जो कोहिनूर है, जो इस सेक्टर का, मैं इसको कोहिनूर बोलूंगा क्योंकि ये अभी आपको सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। आप इसको जो कि 23 पी पे अभी ट्रेड कर रहा है, पूरे सेक्टर से स्लाइटली, जो 21 का जो सेक्टर का मीडियन है उससे स्लाइटली ये थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप अपना एनालिसिस करके अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके इस कंपनी को आप ऐड करने का सोच सकते हैं। साथ में अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो मैं दिसंबर 2025 का अभी तक जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है शेयर होल्डिंग का, उसकी बात करें तो प्रमोटर के पास में 65% होल्ड करता है प्रमोटर, जो सितंबर 2025 में भी 65% था। मीन्स कांस्टेंट है, प्रमोटर ने ना तो अपना होल्डिंग कम किया है और ना ही कुछ ज्यादा ही इंक्रीज किया है। अगर हम एफ की बात करें तो अब मैं इससे पहले वीडियो में एफ का नाम दिया था वॉल स्ट्रीट का चाचा। वॉल स्ट्रीट का चाचा के पास में 4.5% स्टेक है, जो सितंबर 2025 में 3.76% हुआ करता था। तो वॉल स्ट्रीट के चाचा ने यहाँ पे स्टॉक को बाय किया है लास्ट क्वार्टर में। वहां पे डीआईएस की बात करें, एलआईसी वाले अंकल ने अपना स्टेक कम किया है, अभी इनके पास में 17.84% है, जो कि सितंबर 2025 में 18.1% होता था। तो यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है जो एलआईसी वाले अंकल ने अपना स्टॉक बेचा और वॉल स्ट्रीट के चाचा वहां पे अपना स्टॉक को बाय किया है मार्केट में, और डीआईएस ने बेचा और एफआई ने खरीदा। वहीं पे पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास में जहां पे पहले 13.14% इसका शेयर होल्डिंग हुआ करता था, वो अभी कम होके 12.63% हुआ है। ये आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है जहां पे लास्ट क्वार्टर में पूरे मार्केट में एफ ने माल बेचा है, वहीं पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक एफ ने बाय किया है। और ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है जो एफ इस स्टॉक में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, और आप भी इस में आगे बढ़ के इस स्टॉक को आप ऐड करने का सोच सकते हैं। इस कंपनी का अगर आप प्राइस टू अर्निंग टेक्निकली देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं बोला 21 के 22 के आसपास चल रहा है, जो कभी इसका प्राइस टू अर्निंग इन द ईयर 2023 में 30 के आसपास इसका हाई गया था। लास्ट में आप देखोगे लास्ट 1.5 से 2 साल से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहीं ना कहीं स्लोली एंड स्लोली इंक्रीज कर रहा है, और ये आपको इंडिकेट कर रहा है जो कंपनी, ये आपको सही अपॉर्चुनिटी है इस प्राइस पे आप इस स्टॉक को आप ऐड करने का जरूर सोचो।
अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेने के बाद। अगर हम इसका हिस्टोरिकली अगर मैक्सिमम पी अगर भी आप देखते हो तो भी आपको इंडिकेट कर रहा है, जो ये तो एक अपॉर्चुनिटी आपको लास्ट 1 साल पहले ही दिया था, लेकिन लास्ट 1 साल में अगर आपने देखा होगा तो प्राइस में कुछ ज़्यादा उछाल नहीं आया है, स्टॉक कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है और ये भी आपको एक सही अपॉर्चुनिटी है। अपने इस स्टॉक को आप एनालिसिस करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो इस कंपनी का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पूरे एनालिसिस करने के बाद एक बात तो पूरा क्लियर साफ हो गया है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सिक्लिकल स्टॉक है, जहां प्रॉफिट स्टील प्राइस पर डिपेंड करता है, ना कि कंसिस्टेंट ग्रोथ पर। क्योंकि पहले ही बताया मैंने, तो ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो उसके ऊपर में भी आपको इसका प्राइस ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा। आप अगर आप सही समय पर स्टील सेक्टर के स्टॉक में एंट्री लेते हो, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके आपको दे सकता है आने वाले टाइम में। और यह एक सही टाइम है, सही अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ में इस वीडियो का को आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले और समझदार इन्वेस्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।